बुरी बात यह है कि समय कम है, मगर अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। आई थिंक कि दिस लाइन परफेक्टली समराइज द करंट सिचुएशन ऑफ एवरीवन preparing for UPSC 2025. Hey, hi everyone. It's been almost a month since I made any video. First of all, I'm extremely sorry for my absence. बहुत चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही थी और वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए आई वॉज नॉट एक्टिव। बट नाउ सिंस आई एम हेयर, आई विल मेक श्योर कि जितने भी आपके डाउट हैं, जो भी आपका डिलेमा है, सिर्फ प्री को लेकर नहीं, प्री मेंस एनीथिंग एनीथिंग, सिर्फ पढ़ाई को लेकर नहीं, पढ़ाई के बियॉन्ड भी बहुत चीज़ें आपको मैनेज करनी होती हैं। एंड खासकर अभी का जो टाइम है, नवंबर दिसंबर का, ये आप कह सकते हो ना कि मेक और ब्रेक का टाइम हो जाता है। बिकॉज़ काफ़ी लोग अभी हाइबरनेशन के स्टेज में होते हैं। आपका 15-20 दिन में यूपीएससी 2024 के मेंस का रिज़ल्ट आ जाएगा, तो वो एक माइलस्टोन होता है। मैंने पहले भी कई बार आपको बताया है कि आपकी इस यूपीएससी जर्नी में काफ़ी माइलस्टोन आपको देखने को मिलता है। पहला, जिस दिन आप यूपीएससी प्री का एग्ज़ाम दोगे, 2024 का आपने दिया होगा, उसके बाद जब रिज़ल्ट आता है तब एक रियलाइजेशन होता है कि अब हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब 2024 वाले मेंस दे रहे होंगे तब आपने सोचा होगा, जब मेंस का आपने पेपर देखा होगा, तब एक रियलाइजेशन होता है कि काश मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया होता तो मैं भी मेंस दे रहा होता। और उसके बाद जो 3-4 महीना होता है, उसमें आप सभी लोग हाइबरनेशन के स्टेज में चले जाते हो। लिटरल सेंस में अगर हम बात करें तो एफिशिएंसी ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाती है। अभी जब मेंस का रिज़ल्ट आएगा तो फिर से हलचल होगी, फिर से आप रियलाइज़ करोगे कि आपके पास टाइम बहुत कम है। टाइम सिर्फ 6 महीना आपके हाथ में है, जहाँ पे आप चीज़ों को बदल सकते हो। नाउ देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके लिए आती है जिन्होंने अभी तक कोई भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं किया है। क्या होता है ना कि एक हिंदी में कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो सेम चीज़ वो एक्सपीरियंस करते हैं जिन्होंने प्रीलिम्स में मल्टीपल फेलियर देखा है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार अटेम्प्ट देने के बाद भी आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होता। कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ रेंज ऑफ इमोशंस होते हैं जिनके थ्रू आप जाते हो। एंड इस वीडियो में हम बेसिकली इसी की बात करेंगे कि अगर आपका कोई भी प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ है तो कैसे आप मेक श्योर करो कि आपका जो 2025 का अटैम्प्ट है वो फ्रूटफुल हो जाए, वो रिज़ल्ट ड्रिवन हो जाए, ना कि आप अपनी गलतियों से जो आप मिस्टेक करते हो फिर से उनको रिपीट करके अपने 2025 का अटैम्प्ट भी डिस्ट्रॉय कर दो। क्योंकि आप एक चीज़ ध्यान रखो, और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। क्योंकि यहाँ पे आपका सिर्फ वक्त नहीं कट रहा है, हर बीतते महीने के साथ, हर बीतते साल के साथ आपका जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ना, वो भी बढ़ता जा रहा है। अगर आपका 2025 का अटेम्प्ट ख़राब होगा, अगर आप अपने 2025 का अटेम्प्ट रून करोगे, तो सीधे आप ये समझ लो कि सब कुछ सही रहा तो 2027 में जाके आपको जॉब मिलेगी। मतलब आज से 3 साल बाद। डैट इज़ वाई जो समय आपके पास है, जो वक्त आपके पास है, उसको आपको इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है, इस तरीके से प्रिपरेशन के लिए यूज़ करना है, सो दैट यू डोंट एंड अप वेस्टिंग योर ईयर। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई टेल यू कि आप सभी लोग लास्ट तक वीडियो को देखना, बिकॉज लास्ट में आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। एंड दिस सरप्राइज विल लिटरली चेंज योर अप्रोच टूवर्ड्स द एग्ज़ाम। जिस तरीके से आप एग्ज़ाम को प्रिपेयर कर रहे हो, जिस तरीके से आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, बहुत कुछ आप चेंज ला सकोगे। इनफैक्ट बहुत कुछ अपने प्रिपरेशन में आप मॉडिफाई कर दोगे। नाउ देखो, यहाँ पे जिनका प्रीलिम्स अभी तक एक बार भी क्लियर नहीं हुआ है, जिनको अभी तक एक बार भी मेंस लिखने का मौका नहीं मिला है, मल्टीपल इमोशंस से वो गो थ्रू होते हैं, सेल्फ डाउट आता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि अपनी कैपेबिलिटीज़ पे आप डाउट करने लगते हो। आप जो इंसान एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने से पहले थे, उस इंसान को आप आज के इंसान से अगर कंपेयर करोगे तो आप ये पाओगे कि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना, बिल्कुल ज़मीन में घुस गया है। हमारा अप्रोच जो होता है ना, बहुत ही सिनिकल हो जाता है। एंजाइटी बहुत आती है, बैठे बैठे आप एंजाइटी फील करने लगोगे कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। डिसअपॉइंटमेंट तो फील होता ही है, इसके साथ साथ फियर ऑफ जजमेंट, कि बाकी लोग हमको कैसे परसीव करेंगे, हमारी पर्सनैलिटी को कैसे देखेंगे, कि मुझसे हो नहीं सकता, इसका तो प्रीलिम्स ही नहीं निकला है। तो ये सारी चीज़ें जो मल्टीपल इमोशंस होते हैं ना, इनकी वजह से आप राइट डिसीज़न ले नहीं पाते हो। और साइकोलॉजी में एक टर्म होता है, उसको कहते हैं डिसीज़न फटीग। डैट मीन्स कि बहुत से डिसीज़न आप ऐसे लेते हो जो इम्पल्सिव होता है, जो डेस्परेशन इंड्यूस्ड होता है।
इमोशनल ओवरलोड की वजह से, कॉग्निटिव बायसेस की वजह से आप अपने रिस्क को ओवर एस्टिमेट कर देते हो और अपने आप को, अपने पोटेंशियल को अंडर एस्टिमेट कर देते हो, जिसकी वजह से आपका जो जजमेंट रहता है ना वो क्लाउडेड हो जाता है और आप लॉजिकली चीज़ों को सोच नहीं पाते हो। देखो मैं ये सारी बातें क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज़ बहुत लोग ऐसे होंगे ना जिनका प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ होगा, वो लोग अभी से, इसी वक्त से, नवंबर से ही प्रीलिम्स की तैयारी स्टार्ट कर देंगे। जो मैंने स्टार्टिंग में बोला कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, वही सिचुएशन हो जाता है। बट ट्रस्ट मी, जो लोग अभी से प्री की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, प्री के मोड में जा रहे हैं और प्रीलिम्स के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को, अपनी स्ट्रेटजी को मेंटेन कर रहे हैं, दे आर गोइंग टू रियून देयर 2025 अटेम्प्ट। क्योंकि 2025 में प्री और मेंस के बीच में पूरा एक महीना कम है। जहां पहले हमको 115 प्लस दिन मिलता था, अब आपको 89 या फिर 88 डेज़ मिलेगा। सो वहाँ पे जो एक महीना है ना, बहुत क्रूशियल मंथ को वहाँ से हटा दिया गया, कम कर दिया गया। उसकी भरपाई आपको अभी करनी होगी। इसीलिए आपका जो अप्रोच है ना, आपकी जो आगे की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो सिंगल माइंडेड, असर्टिव होना चाहिए कि मुझे यही करना है, मुझे ये पढ़ना है। चाहे आप प्री की बात करो या फिर मेंस की बात करो, दोनों को आपको फोकस्ड वे में अप्रोच करना है। एक हम सिंपल टाइमलाइन देखते हैं। अभी आप नवंबर में हो और आज 18 नवंबर है। आधे से ज़्यादा नवंबर जा चुका है, 12 दिन आपके पास नवंबर में है, 12 दिन। इसके बाद आपका दिसंबर बचेगा, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल और मई में तो एग्ज़ाम ही है। 25 मई को आपका डी डे है। सो देखो यहाँ पे दो टाइप के लोग हैं। एक तो वो हैं जो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी से वो प्री फोकस्ड वे में पढ़ेंगे। कई बार हमको पता ही नहीं चलता है कि हम प्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं या फिर मेंस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। आपने सुना होगा कि बहुत लोग आपसे ये बोलते हैं कि आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ में लेके चलना है। पहले मेंस के हिसाब से पढ़ना होता है, बाद में आपको प्री में स्विच हो जाना होता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप मेंस की तैयारी करो, आपकी प्री की तैयारी ऑटोमेटिक होती रहेगी। देखो होती है, नो डाउट। आप मेंस का पढ़ोगे, मेंस के लिए चीज़ें तैयार करोगे तो आपकी प्री की तैयारी होगी। बट प्री भी ना, जिस हिसाब के प्रीलिम्स आजकल यूपीएससी बना रहा है, यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है, प्रीलिम्स के लिए भी आपको एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन चाहिए होता है, डेडिकेटेड टाइम चाहिए होता है। प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए आपको उस जोन में जाना पड़ता है। तो पहले हम ये देखते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी से प्री की तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी मेंस के लिए पढ़ेंगे। मेंस की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, उनको प्रिपेयर करेंगे और उनकी प्री की प्रिपरेशन या तो जैन से होगी, या तो फेब से होगी, या तो मार्च से होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका लेवल कितना है और कितना प्रिपेयर है। बट आई एम प्रेटी श्योर कि जिनका प्री अभी तक एक बार भी क्लियर नहीं हुआ है, वो तो शायद नवंबर से ही या तो दिसंबर से ही या तो प्री की कोचिंग पकड़ लेंगे या तो प्री के हिसाब से पढ़ने लगेंगे। क्योंकि जो प्री को लेके एक डर होता है ना, फियर ऑफ फेलियर जो होता है, वो आपके जजमेंट को पूरी तरीके से मिसमैच्ड कर देता है। नाउ देखो, अगर आपका प्रीलिम्स एक बार भी क्लियर नहीं हुआ है और मैं आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में कहूँ तो प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए 4 महीना जो होता है वो मोर देन इनफ होता है। आपकी प्रिपरेशन चाहे किसी भी स्टेज में हो, अगर आप प्रीलिम्स के पहले 4 महीने सिर्फ डेडिकेटेड वे में प्री को दे देते हो तो कोई बहुत बड़ा ब्लंडर करके ही आओगे तभी आप प्रीलिम्स नहीं क्लियर करोगे, नहीं तो आपके प्री क्लियर होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी रहेगी। नाउ देखो, यहाँ मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उनके प्री क्लियर करने की बात कह रहा हूँ जो एक्चुअली पढ़ेंगे, जो एक्चुअली प्रिपेयर करेंगे। एक तो होता है कि हमको लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमको लगता है कि हम प्रिपेयर कर रहे हैं, और एक होता है कि आप सच में पढ़ते हो, एग्ज़ाम के हिसाब से, जो एग्ज़ाम डिमांड करता है उसके हिसाब से आप लिटरली पढ़ते हो। तो लिटरल सेंस में पढ़ने के लिए, प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए लास्ट का 4 महीना भी मोर देन इनफ होता है। बहुत हुआ तो आप 15 जैन से स्टार्ट कर सकते हो। बट उससे पहले जो ये 2 महीना बचा ना, इसमें आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है। मार्क माय वर्ड, जो मैंने स्टार्ट में बोला कि जो लोग अभी से प्रीलिम्स की तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू रियून देयर 2025 अटेम्प्ट, बिकॉज इस बार प्री और मेंस के बीच का जो पीरियड है बहुत कम है। एंड जो आप तैयारी करते हो मेंस के लिए स्पेसिफिकली, जहाँ पे आप अपने आप को पॉलिश करते हो, वो विंडो ही बहुत कम दिया गया है। दैट इज़ वाई आपको ये पीरियड भी यूटिलाइज़ करना है, सो दैट आपके सिर्फ प्री निकलने का चांसेस ना बढ़े, आपके यूपीएससी 2025 को क्लियर करने का चांसेस भी बढ़ जाए। नाउ आपको ना इस वक्त टाइम के हिसाब से नहीं सोचना है कि मेरे पास कितना टाइम है, आपको इस वक्त सब्जेक्ट के हिसाब से सोचना है। थिंक इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्ट, मुझे अभी क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या कंप्लीट करना है,
और जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो रिसोर्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो मुझे प्री में कैसे हेल्प करेगा और मेंस में कैसे हेल्प करेगा। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ आप प्लान करोगे, कुछ भी अभी आप स्ट्रेटजी बनाओगे, तो उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो टाइम का है। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड है। यू आर रनिंग, यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द टाइम। तो आपको टाइम का जो फैक्टर है, टाइम का जो कंस्ट्रेंट है, उसको अकाउंट करके उसको साथ में लेके ही करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त आप एथिक्स मान लो पढ़ रहे हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप एथिक्स को 2 महीना 2.5 महीना दे दो। आप मान लो पॉलिटी पढ़ रहे हो, मान लो आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, तो लक्ष्मीकांत को आप 45 दिन 50 दिन इस वक्त नहीं दे सकते हो। आपको बहुत ही टाइम एफिशिएंट मैनर में अपने रिसोर्स को, अपने सब्जेक्ट को, अपने टॉपिक्स को इस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है कि कम से कम वक्त में मेरा कोई भी टॉपिक ख़त्म हो जाए। जैसे हम यहाँ पे पॉलिटी की मान लो बात करते हैं, लक्ष्मीकांत देखोगे तो बहुत मोटी बुक है, बट लक्ष्मीकांत में भी आपको चीज़ें प्रायोरिटाइज करनी होंगी। लक्ष्मीकांत पे आप मास्टर कर लेते हो तो प्रीलिम्स में आपको बहुत हेल्प करता है लक्ष्मीकांत, नो डाउट। बट ये भी एक सच है कि लक्ष्मीकांत से बहुत से क्वेश्चन आजकल नहीं आ रहे हैं डायरेक्टली, बट पॉलिटी की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लक्ष्मीकांत इज़ द की। आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे, उसके ऊपर ही आप कुछ बिल्डअप कर पाओगे। बट लक्ष्मीकांत को पढ़ने का भी एक तरीका है। आप बुक उठा के पहले पेज से आखिरी पेज तक नहीं पढ़ सकते हो। आप जितना वक्त पार्लियामेंट चैप्टर को दोगे, जितने डेडिकेशन से आप पार्लियामेंट पढ़ोगे, आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ोगे, उतने डेडिकेशन से, उतना टाइम दे के आपको पॉलिटिकल पार्टीज़ वाला चैप्टर नहीं पढ़ना है। तो इस वक्त आपको इनपुट टू आउटपुट रेशियो देख के चीज़ों को पढ़ना है कि मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को कितना इनपुट दे रहा हूँ और इसका कितना मुझे आउटपुट मिलेगा। जैसे मान लो कि हम GS1 की बात करते हैं, तो GS1 में हिस्ट्री है, सोसाइटी, ज्योग्राफी। यहाँ हिस्ट्री में आपका पोस्ट आ जाएगा, मॉडर्न आ जाएगा, एंशियंट, मिडिवल, आर्ट एंड कल्चर, सारा आ जाएगा। यहीं पे आपका वर्ल्ड हिस्ट्री भी आ जाएगा। इसके बाद GS2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, IR। GS3 में इकॉनमी एंड एग्रीकल्चर, इंटरनल सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक। GS4 आपका एथिक्स हो गया। ये आपका सिलेबस हो गया। इसमें आपका प्री भी होगा, इसमें आपका मेंस भी होगा। अब यहाँ पे देखो, जितना टाइम आपके हाथ में, वहाँ पे आपको ये डिसाइड करना है कि कोई चीज़ अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो वो मुझे प्री में कितना हेल्प करेगा, प्री में किस तरह हेल्प करेगा, प्लस मेंस में किस तरह हेल्प करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप GS1 में हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री में यहाँ पे आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, तो जो मॉडर्न हिस्ट्री आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे, वही मॉडर्न हिस्ट्री आप मेंस के लिए भी पढ़ोगे। चीज़ें सेम रहेंगी। बट यहीं पे आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो, तो वर्ल्ड हिस्ट्री मेनली मेंस को कैटर करता है। सोसाइटी की बात करें तो सोसाइटी भी मेनली मेंस को कैटर करता है। उसी तरह ज्योग्राफी जो है, यहाँ पे जो आप मेंस के लिए पढ़ोगे वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, क्योंकि UPSC की ज्योग्राफी जो होती है वो कंसेप्चुअल होती है, रट्टाफिकेशन वाली नहीं आती है, कंसेप्ट आता है। तो जो कंसेप्ट आप मेंस के लिए डेवलप करोगे, वही कंसेप्ट आपको प्री में भी हेल्प करेगा। ज्योग्राफी आपको प्री और मेंस के लिए अलग अलग नहीं पढ़ना होता है। उसी तरह हम GS2 में बात करें तो GS2 में जो पॉलिटी आता है, जो प्री और मेंस की पॉलिटी होती है, वो डिफरेंट होती है। प्री में लक्ष्मीकांत और NCERT से आपका काम चल जाता है, बट मेंस में नहीं चलता है। मेंस में करंट अफेयर का बहुत ही हैवी रोल होता है, बहुत ही डायनेमिक रोल होता है। सो यहाँ पे करंट अफेयर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। गवर्नेंस की बात करें तो ये भी डायनेमिक नेचर है। और IR, जो IR प्री में आता है वो बिल्कुल अलग आता है। प्लेसेस इन न्यूज़ आता है, कुछ टर्म्स दे देगा, पूछ लेगा आपसे, मेंबर्स पूछ लेता है। बट वहीं जो IR मेंस में आता है वो बिल्कुल अलग होता है, वो बिल्कुल करंट अफेयर बेस्ड होता है। सो यहाँ पे आपकी प्रिपरेशन अलग होती है, मेंस की अलग होगी और प्री की अलग होगी। ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी होंगी, क्योंकि जब आप इस तरीके से पढ़ोगे तब आप देख पाओगे कि मेरे पास वक्त कितना है और मैं किस टॉपिक को कितना वक्त दे सकता हूँ। उसी तरह हम GS3 की बात करें तो यहाँ पे इकनॉमी जो है, प्री का इकनॉमी जो होता है वो स्टैटिक भी होता है, डायनेमिक भी होता है। जो प्री में इकनॉमी होता है वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, आपकी फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग को टेस्ट करता है। बट वहीं जो मेंस में इकनॉमी आता है वो काफ़ी डायनेमिक होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग से एक लेवल ऊपर पूछता है। यहाँ पे न्यूज़पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट रोल है, इकोनॉमिक सर्वे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे के जो चैप्टर्स होते हैं उनमें से क्वेश्चन उठा के पूछ लेता है। इस साल के मेंस में भी बहुत से क्वेश्चन आए थे इकोनॉमिक सर्वे से, अगर आपने PIQ देखा होगा तो आपको शायद पता होगा। नाउ सिक्योरिटी की बात करें तो सिक्योरिटी प्योरली मेंस का टॉपिक है। एनवायरनमेंट की बात करें तो जो एनवायरनमेंट प्री में आता है वो बिल्कुल अलग होता है, और जो एनवायरनमेंट मेंस में आता है वो बिल्कुल अलग होता है। मेंस में आपका अप्लाइड आता है, उसी तरह मेंस में आपका अप्लाइड इकोनॉमिक्स आता है। साइंस एंड टेक भी उसी तरह है, जो साइंस एंड टेक आपका मेंस में आता है वो एप्लीकेशन बेस्ड आता है, एप्लीकेशन पूछता है फ्यूचर टेक्नोलॉजी का। इसके बाद हम बात करें एथिक्स की, तो एथिक्स प्योरली मेंस का टॉपिक है।
सो नाउ यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको प्री और मेंस दोनों में हेल्प करेगा, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिव मेंस के टॉपिक हैं और उनको पढ़ना डैट मीन्स कि आप सिर्फ मेंस पे फोकस कर रहे हो। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आई वुड से कि द एलिफेंट इन द रूम है, वो है आपका ऑप्शनल। अगर आपका ऑप्शनल तैयार है, मान लो आपका यहाँ पे इतना सब कुछ बहुत अच्छे से तैयार नहीं है, बट आपका होल्ड ऑप्शनल पे बहुत अच्छा है, ऑप्शनल पे आपकी अच्छी पकड़ है, देन यू आर इन अ वेरी गुड एंड वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। बिकॉज यहाँ पे आप ये नोटिस करो कि आपका मेंस जो है वो 1750 मार्क्स का होता है। ये आपके 250 मार्क्स का हुआ, ये 250 मार्क्स का हुआ, ये 250 मार्क्स का हुआ। मतलब GS1 GS2 GS3 जो है आपके 750 मार्क्स का है। बाकी ये दोनों जो है GS4 और ऑप्शनल, ये आपके 750 मार्क्स का हो जाता है। GS में जो मार्क्स आते हैं मोर और लेस सेम होते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आता है। बट एथिक्स में ऑप्शनल में जो मार्किंग होती है मेक और ब्रेक का काम करता है। आपने ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो आप बहुतों से आगे हो। ना यहाँ मैं आपको कुछ पॉसिबल केसेस बताऊंगा, इनफैक्ट आई वुड से कि बेस्ट केस सिनेरियोज बताऊंगा कि आप आगे का जो स्टेप है, आगे का जो 2-3 महीना है उसको किस तरीके से प्लान कर सकते हो। इस अप्रोच को मैं बोलता हूँ कि ये पा अप्रोच है, PAA अप्रोच, प्रायोरिटाइज, एनालाइज एंड एक्ट। आपको सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करना है कि आपके पास टाइम कितना है, कितना आपने अभी तक पढ़ा है, क्या क्या रीड किया है और कितना आपका बाकी है। जैसे हमने यहाँ बात की कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिर्फ मेंस के हैं, एथिक्स आपका प्योरली मेंस का है, ऑप्शनल प्योरली मेंस का है, उसी तरह सोसाइटी प्योरली मेंस का है। यहाँ पे जो आप IR पढ़ोगे, जो मेंस के लिए आप IR पढ़ोगे वो बिल्कुल अलग होगा, तो वो प्योरली मेंस का होगा। सिक्योरिटी प्योरली मेंस का है। ये सारे टॉपिक मेंस के हैं। बट हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, कुछ हद तक साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट हो गया, ये आपको प्री में भी हेल्प करेगा और मेंस में भी हेल्प करेगा। सो जो अभी का पीरियड है, जो अभी का टाइम है, उनमें आप क्या करोगे, जो मेंस एक्सक्लूसिव टॉपिक हैं उस पर फोकस करोगे। बिकॉज जब आप प्री के फेज़ में जाते हो, जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, तो उसके साथ काफ़ी कुछ आपका मेंस के लिए भी प्रिपेयर होते रहता है। आप GS1 में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपके प्री और मेंस दोनों को प्रिपेयर करेगा। आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो ये आपके प्री और मेंस दोनों को प्रिपेयर करेगा। सो इसी तरीके से आपको प्रायोरिटाइज़ करना है। इसके बाद आपको एनालाइज करना है बेस्ड ऑन कितना टाइम आपके हाथ में है, उस हिसाब से मैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को कैसे कम से कम वक्त में कंप्लीट कर सकता हूँ। और यहाँ पे हमारा फोकस सिर्फ इस पे रहेगा कि आपको एग्ज़ाम निकालना है। नॉलेज, PhD ये सब बाद में करना, सिर्फ आपका सिंगल फोकस्ड अप्रोच यही रहेगा कि मुझे एग्ज़ाम निकालना है। जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, मुझे उसी हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है। ना एनालाइज कैसे करना है उसके लिए हम क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू रन अ सीरीज़ जिसका नाम है कंपास सीरीज़। इसको हम अभी आगे देखेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि एक्ट करना है, सिर्फ एनालाइज करके नहीं छोड़ देना है, फाइनली एक्ट करना है। जितना टाइम हमारे हाथ में है, 2-2.5 महीना, उसको कैसे निचोड़ सकते हैं, मैक्स टू मैक्स आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं, उसको देखना है ना। ये तो रही उनकी बात जिन्होंने थोड़ा थोड़ा सब कुछ पढ़ा है, थोड़ा मेंस के लिए भी पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत ऑप्शनल भी पढ़ लिया है, तो वो कैसे अप्रोच करेंगे, कैसे मूव फॉरवर्ड करेंगे, वो ये देखेंगे। और मान लो कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप एक ऐसे दोराहे पे खड़े हो कि आप ये सोच रहे हो कि मैं प्री का पढूं कि मेंस का पढूं, मेरा प्रीलिम्स एक बार भी क्लियर नहीं हुआ है तो थोड़ा प्रीलिम्स का देख लेता हूं, और टाइम मेंस के लिए भी नहीं है तो कुछ मेंस का भी देख लेता हूं। सो जो इस दोराहे पे खड़े हैं कि आगे मैं 2-2.5 महीना क्या करूं, Jan 15 तक या फिर Jan 30 तक मैं क्या करूं, वो सिर्फ 2 काम करें। आप अपना एथिक्स कंप्लीट करो और अपना ऑप्शनल देखो। बाकी जो सारी चीज़ें हैं ना, GS1 2 3 इनको छोड़ दो, 2 फोकस रखो, एक आपका GS4 और दूसरा ऑप्शनल। अगर आप यही दोनों अच्छे से कर लेते हो तो आपका 750 मार्क्स काफ़ी सॉलिड हो जाएगा। तो जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हिस्ट्री में ये पढूं वो पढूं और अभी बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हूँ, क्या शुरू करूँ, कब शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करो, अपने एथिक्स को उठाओ, एथिक्स पढ़ना स्टार्ट करो, अपने ऑप्शनल को उठाओ और उसको पढ़ना स्टार्ट करो। आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी सोचना नहीं है, सिर्फ GS4 और ऑप्शनल, सिर्फ इसको कंप्लीट करना ही आपका एकमात्र गोल रहेगा आने वाले 1.5-2 महीने में। जिनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो ये करें। नाउ कंपास सीरीज़ की बात हम करते हैं कि आपको एनालाइज कैसे करना है। कंसेप्चुअलाइज, ऑर्गेनाइज, मास्टर, प्रायोरिटाइज, एनालाइज,
स्ट्रेटेजाइज साइंटिफिकली एंड सक्सीड। ये है आपका कंपास सीरीज़ फॉर यूपीएससी 2025। एस से स्ट्रेटेजाइज, यहाँ पे ना स्ट्रेटेजाइज साइंटिफिकली और एस से सक्सीड। देखो इस वक्त आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो और अपनी प्लानिंग करते हो तो दो तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती हैं। पहला कि जिस भी सब्जेक्ट में जहाँ भी आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसका आपको आउटपुट मिले, प्लस वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो पर्टिकुलर टॉपिक मिनिमम पॉसिबल टाइम में कंप्लीट हो जाए। और जिस हिसाब से चीज़ें बदल रही हैं, जैसा ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है प्रिपरेशन के फेज़ में, आपको भी अपने प्रिपरेशन को उसी हिसाब से बदलना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी चीज़ आप याद करते हो तो उसके लिए आप एक्टिव रिकॉल का यूज़ करो, उसके लिए आप स्पेस रेपिटेशन का यूज़ करो, उसके लिए आप फ्लैश कार्ड मेथड का यूज़ करो। सिंपली आप सिर्फ रीड करते रहोगे, रीड करते रहोगे, रीड करते रहोगे तो 10 दिन बाद 15 दिन बाद बैक टू ज़ीरो हो जाते हो, बैक टू स्क्वायर वन आ जाते हो। बट आपको इस वक्त आउटपुट बेस्ड पढ़ाई करनी होगी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेटेजी होगी ना वो साइंटिफिक होगी। नाउ कंपास सीरीज़ में हम क्या करेंगे, यहाँ जो भी सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, गवर्नेंस, आईआर, इकॉनमी, एथिक्स, सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, हर सब्जेक्ट को बहुत ही बारीकी से तोड़ेंगे। और नो नॉनसेंस स्टडी, सिर्फ जो एग्ज़ाम में आता है क्या पढ़ना है हम उसकी बात करेंगे। टाइम आपके पास बहुत कम है, उसको ध्यान में रखते हुए आपका रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन होगा। सिर्फ मुझे ये पढ़ना है, इसी रिसोर्स से मुझे टॉपिक एक्सट्रैक्ट करने हैं। स्मार्ट रीडिंग पे सबसे ज़्यादा फोकस होगा। यहाँ पे स्मार्ट रीडिंग में क्या आता है, जैसे एक्टिव लर्निंग, ठीक है, एक्टिव लर्निंग टेक्निक्स हो गया, एक्टिव लर्निंग पीडीएफ हो गया। इसके बाद आपको जो रिवाइज़ करना होगा वो स्पेस रेपिटेशन मेथड से रिवाइज़ करना होगा। नेक्स्ट आप कोई भी चीज़ याद करने के लिए फ्लैश मेथड यूज़ कर सकते हो। एक ऐप आता है उसका नाम है एंकी ऐप। आई डोंट नो कितने लोग को पता है। ये ऐप ना बहुत ही यूज़फुल है चीज़ों को याद करने के लिए, चीज़ों को प्रिपेयर करने के लिए। खासकर प्री के लिए ये ऐप जो है वो बून है, बिल्कुल ग्राउंड ब्रेकिंग ऐप है। मैं इसी कंपास सीरीज़ में आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस एंकी ऐप को कैसे यूज़ कर सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑप्टिमाइजेशन, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, किस हिसाब से पढ़ना है, उसकी बात हम करेंगे। तो ये हमारे कंपास सीरीज़ में चलेगा। एंड कंपास सीरीज़ में जो सबसे पहला सब्जेक्ट है जिसको हमको डील करना है वो है हमारा इकोनॉमी। तो अभी सबसे पहले हम इकोनॉमी को देखेंगे कि इकोनॉमी कैसे कंप्लीट करना है। ये सीरीज़ मैं कल या परसों से स्टार्ट करूँगा एंड पहला लेक्चर जो है इकोनॉमी से रिलेटेड आएगा कि इकोनॉमी को आपको कैसे कंप्लीट करना है। जैसा आप सभी जानते हैं और मैक्सिमम लोग जो है मृणाल सर के लेक्चर्स यूज़ करते हैं, बट मृणाल सर के लेक्चर्स जो हैं वो 2000 प्लस पेज के हो गए हैं। तो इसको कैसे यूज़ करना है या फिर इसका कोई ऑल्टरनेटिव है या नहीं है, हम उसकी बात करेंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको यहाँ पे एक्टिव लर्निंग कैसे यूज़ करना है। मैंने लक्ष्मीकांत का एक्टिव लर्निंग पीडीएफ बनाया था और ये मेरे टेलीग्राम पे अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। और जिसको नहीं पता है कि एक्टिव लर्निंग क्या होता है, कैसे उसको यूज़ किया जाता है, कैसे उसको यूज़ करके आप बाकियों से बहुत आगे निकल सकते हो, उसकी बात हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसी तरह मैंने इकोनॉमी के लिए भी एक्टिव रिकॉल पीडीएफ बनाया है। यू कैन सी जो भी टॉपिक्स हैं ना, यहाँ सारे टॉपिक्स हैं एंड इन्हीं की बेसिस पे हम एक्टिव रिकॉल करेंगे। यू कैन सी ये सारे क्वेश्चंस हैं। और इस पीडीएफ को कैसे यूज़ करना है, कैसे अपनी इकोनॉमी की प्रिपरेशन को आप बहुत ही स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, बहुत ही ईजी बना सकते हो। और इनफैक्ट आई वुड से कि 20-25 दिनों में आप 2 हफ्तों में इकोनॉमी को कम्प्लीटली ख़त्म कर सकते हो। कैसे कर सकते हो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जहाँ पे हम कंपास सीरीज़ का पहला लेक्चर लाएंगे इकोनॉमी बेस्ड। वहीं पे हम इस पीडीएफ की भी बात करेंगे एंड ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। मैं इसको अभी अपलोड नहीं करूँगा टेलीग्राम पे, पहले हमारे इकोनॉमी का लेक्चर आ जाएगा उसके बाद हम अपलोड करेंगे, सो दैट आपको समझ में आए कि इसको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, सो डोंट वरी, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। टाइम बहुत कम है आई नो, लेकिन जैसा मैंने स्टार्ट में बोला कि बुरी बात यह है कि टाइम कम है, बट अच्छी बात यह है और पॉजिटिव बात यह है कि अभी भी वक्त है, अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आपके पास समय है बहुत सी चीज़ों को ठीक करने का। एंड आप ठीक कर लोगे, हम मिल के ठीक करेंगे उसे। पढ़ाई अगर ट्रैक पे नहीं है तो उसको हम ट्रैक पे लाएंगे। अगर आज की डेट में आपके सिलेक्शन का परसेंटेज आपके हिसाब से 20%, 30% है तो उसको हम 80%, 90% तक लेके जाएंगे। बस हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड डोंट शाई अवे फ्रॉम पुटिंग इन हार्ड वर्क्स। हार्ड वर्क तो आपको करना ही पड़ेगा एंड आई नो कि आप सभी लोग हार्ड वर्क करोगे, बस एक सही रास्ता दिखाने वाला कोई होना चाहिए एंड आई एम राइट हियर फॉर डैट। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कंपास सीरीज़ के पहले लेक्चर को लेके इकोनॉमी रिलेटेड। एंड आप क्या करो कि कमेंट सेक्शन में सिर्फ इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी डाउट आपके मन में है, कुछ भी डाउट आपके मन में इकोनॉमी से रिलेटेड है तो आप उसको कमेंट करना,
सो दैट मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में इंटीग्रेट करूँ प्लस उसको एड्रेस करूँ। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट।